नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया। मामले को बताया पुराना, कहा कांग्रेस विधायक का नहीं है लेना देना। रावदान सिंह के ठिकानों पर हुई रेड को लेकर एएसएल कंपनी प्रबंधन ने दिया बयान। विधायक और उनके परिवार से कोई संबंध न होने का किया जिक्र। हरियाणा के 3 जिलों में कृषि विभाग के दफ्तरों में सीएम फ्लाइंग टीम ने मारी रेड। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी का सीएम फ्लाइंग ने किया खुलासा। गुरुग्राम के पौष इलाके में एक मकान से जली हुई हालत में मिला युवक का शव। पुलिस ने युवक के जीजा पर जताया हत्या का शक, जांच शुरू। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में की समीक्षा मीटिंग। बजट पर बोले हर वर्ग के हित में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों और उनके बेटे अक्षत सिंह से जुड़ी कंपनी में ईडी की रेड खत्म हो चली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से हमारे पीटीसी संवाददाता प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ईडी की रेड खत्म हो चुकी है और क्या ताजा अपडेट निकल कर आए वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। ये तो बिल्कुल, इस कंपनी में जो रेड हुई थी ईडी की पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कल सुबह करीब 7:30 बजे दर्जन भर ईडी के अधिकारी इस कंपनी में पहुंचे थे और जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर खंगाला गया था। लेकिन इसी बीच जो एएसएल कंपनी के एमडी हैं प्रदीप अग्रवाल, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि उनका विधायक रावदान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है। उन्होंने बताया कि एनसीएलटी के जरिए उन्होंने 23 अक्टूबर 2022 को ये कंपनी खरीदी थी। 2018 में ये कंपनी बंद हो गई थी क्योंकि उन्होंने लोन नहीं चुकाया था। 1392 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड कंपनी ने किया था और बैंक ने ही इसकी नीलामी की थी, कुर्की की थी, जिसकी के बाद इन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया है। इसलिए उन्होंने साफ रूप से मना किया है कि उनका किसी भी तरह से रावदान सिंह और उनके बेटे से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर की है कि जो पुराने मुकदमेबाजी है या जो भी जांच एजेंसी है उनसे मुक्ति मिल सके और उस जांच के दायरे में उनकी कंपनी को ना लाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि जो ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो अधिकारी यहाँ से पुराने 2 कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क और काफी सारे लेन देन संबंधी जो कागजात हैं जो पिछले समय के इनके पास मौजूद थे वो कागजात अपने साथ लेकर गए। अब देखना होगा कि इन कागजात और हार्ड डिस्क में क्या कुछ ईडी की टीम को मिलता है और क्या खुलासा सामने आता है। चलिए, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ईडी की रेड जो बीते कल सुबह से चल रही थी वो रेड खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब कंपनी के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसका बयान भी निकल कर आ चुका है। और अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ और अपडेट निकल कर आता है वो आपके साथ साझा करेंगे। करीब 1392 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और जमीन घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। बात करें तो बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में ये रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन गुरुग्राम में उनके आवास पर ये रेड अब तक चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे पीटीसी संवाददाता नीरज वशिष्ठ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट है? रेड चल रही है अभी भी या खत्म हो चुकी है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण है ये रेड क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस रेड को अंजाम दिया गया है। 3-4 दिन पहले ही अमित शाह महेंद्रगढ़ में गरजे थे, उसके बाद से लगातार कल सुबह 7 बजे से ये रेड जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ईडी विभाग को काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं, जिसको लेकर लगातार दान सिंह और उनके परिवार से पूछताछ की जा रही है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दान सिंह खुद आवास के अंदर मौजूद हैं। दान सिंह की बीवी मौजूद है, दान सिंह की माँ और पुत्रवधू और बेटी मौजूद है, उनका बेटा मौजूद है। इन तमाम विषयों पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो कागजात ईडी के हाथ लगे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। 2014-15 के अंदर ये 1300 करोड़ रुपए के लोन का मामला है, जबकि एक मैसर्स अलाइड कंपनी है जो कि बहादुरगढ़ की कंपनी है और दान सिंह के ही करीबियों की कंपनी है, उससे ये लोन लिया गया था 1300 करोड़ रुपए और फिर कंपनी ने ये लोन माफ कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने मामले की इन्वेस्टिगेशन करी और अब ये चुनाव से ठीक पहले ईडी का दखल ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि राव दान सिंह न केवल एक कांग्रेस के विधायक हैं बल्कि भूपेंद्र सिंह बिल्कुल शासन खास माने जाते हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि थिंक टैंक के तौर पर या फिर एक फाइनेंसर के तौर पर दान सिंह हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करते हैं। तो अब ये रेड कितने घंटे और चलने वाली है, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ से परिवर्तन निदेशालय की टीम को क्या कुछ बरामद होता है, इसको लेकर क्या कुछ खुलासे की जाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप नजर बनाई रखेगा, जो भी अपडेट निकल कर आता है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। एक बार फिर से आपके साथ हम लौटेंगे। तो फिलहाल जो रेड है वो उनके आवास पर लगातार चल रही है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक राव दान सिंह खुद आवास पर मौजूद है। उनकी पत्नी और पुत्रवधू और अन्य परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं और रेड लगातार चल रही है। कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी में ईडी की रेड के बाद अब कंपनी प्रबंधन का बयान निकल कर आया है, जिसमें कंपनी के प्रबंधन की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह से कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि कंपनी के नए मालिकों ने NCLT के जरिए 2022 में ये कंपनी खरीदी थी, इसलिए कंपनी के पुराने प्रमोटर के साथ साथ विधायक रावदान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के साथ कंपनी के नए प्रबंधन का कोई भी संबंध नहीं है। और ये एक पुराना हमारे जो पुराने मालिक थे इस कंपनी के, जो उन्होंने कि 2018 में वो NCLT में ये मामला चला गया था, ये उनसे संबंधित मामला है। उससे पहले इन लोगों का कुछ बैंकों से लेन देन जो भी रहा है, जिसके के लिए वो लोग इनके ऊपर केस कर रहे हैं, उसी के संबंधित में ये लोग आए हैं। हमारा इस सारी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने इसको NCLT से खरीदा है, जिसके के अंदर हमारा पिछले कोई भी लेन देन से कोई मतलब नहीं है। हमारा इनके बैंकों से कोई लेना देना कुछ नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मामला काफी पुराना है और इस पूरे मामले से रावदान सिंह का कुछ भी लेना देना नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून के हिसाब से ईडी अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनके पास जवाब ही नहीं है। उनके पास जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। जो लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। इधर प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी ईडी की इस रेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ईडी की इस रेड में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी की इस रेड में जिस तरीके से मामला अभी सामने आ रहा है, जांच चल रही है और कानून इस मामले में अपना काम कर रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगी। टोटल 14 शिकायत थी, जिनमें से 6 पेंडिंग है, 5 पेंडिंग है और 9 का समाधान किया है। टोटल 14 थी, 9 का किया है, 5 बाकी। क्योंकि ओवरलोड का सबसे ज्यादा मुद्दा उठा, उसमें क्या कार्रवाई की गई? नहीं, दादरी एक छोटा जिला है और दादरी माइनिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान है आज। और जहाँ ट्रकें चलते हैं समस्या रोड की भी है और पहाड़ की खुदाई की भी है, और एक नहीं अनेक चीज़ चलती है जहाँ लाभ भी है नुकसान भी है। और लोगों ने जो समस्या रखी है भी हमारी सड़कें टूटती हैं, सड़कें ठीक नहीं हो पाती, ओवरलोड हुए हैं, एक्सीडेंट है, बच्चे मारे गए हैं। तो जो लगातार ये मैंने मान के चलते हैं कि इस तरह की जब पहाड़ चलता है वहाँ समस्या आती है। मेरा ये गिरमिस में कहना है कि लगातार कंटिन्यू चलना और डबल ओवरलोडिंग चलना, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। जो भी इसमें लगातार जो लोग इसमें हैं तैनात हैं और जिनके भरोसे और विश्वास पे हमने RTO महकमा दिया, अगर वो अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के 3 जिलों में कृषि विभाग के दफ्तरों में CM फ्लाइंग की टीम ने दस्तक देते हुए छापेमारी की है, जिसके बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। वहीं ये रेड आखिरकार क्यों की गई है और पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा के अलग अलग जिलों में CM फ्लाइंग की दस्तक।
कृषि विभाग के दफ्तरों में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर हुआ खुलासा। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम एक बार फिर से हरकत में आई है और किसानों से जुड़े मामलों को लेकर सीएम फ्लाइंग ने कुरुक्षेत्र, जींद और यमुनानगर में दस्तक देते हुए छापेमारी की है, जहां कृषि कल्याण विभाग के दफ्तरों में इस छापेमारी से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग द्वारा कृषि विभाग के दफ्तर में की गई इस छापेमारी के बाद यूरिया की कालाबाजारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल किसानों को मिलने वाला यूरिया किसानों तक ही नहीं पहुंच रहा था, लेकिन एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में वही यूरिया प्लाई बोर्ड फैक्ट्री तक जा रहा था और इस बात का खुलासा सीएम फ्लाइंग टीम ने किया है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो ये यूरिया खाद बिकता था उन्हीं की मिलीजुली से काम चल रहा था। कौन अधिकारी है और किस लेवल पर ये तस्करी करवा रहे हैं? ये गुदारा जी डीडीए थे यहाँ पर लगे हुए और वह अपना टेक्निकल खाद का ग्रेवाल नाम का व्यक्ति लाए थे और उन्होंने मैसेज दिया था फैक्ट्री वालों को कि आप जो है ना इसी से खाद लेना है अपने टेक्निक और किसी से नहीं। ये तो उसमें मैसेज था, काफ़ी आदमियों को दिया गया था फैक्ट्री वालों को जो यहाँ पर जो यूरिया खाद लेते थे वो टेक्निकल के लिए है, लेकिन टेक्निकल कुछ आदमियों ने लिया, लेकिन लेते फिर भी यहाँ पर यमुनानगर में यूरिया ही लेते हैं। यूरिया ग्लू बनाने का काम आता है, वो सस्ता पड़ता है, जो टेक्निकल खाद है वो महंगा पड़ता है। तो सैंपल लिए गए थे क्योंकि जो कई आदमी ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया यूरिया को टेक्निकल खाद में बदल करके और वो पकड़ते हैं, वो महंगा बिकता है और इस यही कारण है वो कंपनी अपनी ले गई। लेकिन अब जो वो सैंपल फरीदाबाद भेजे गए तो वहाँ से जो है ना वे वापस आ गए, संबंधित लैब को भेजो, फिर वो करनाल भेजे गए, करनाल से जो है ना ये सैंपल फिर वापस आ गए कि ये इनकी पैकिंग ठीक नहीं है। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुरुक्षेत्र और जींद में भी दस्तक दी है, जहां टीम के अधिकारियों ने कृषि विभाग के दफ्तर में हाजिरी रजिस्टर से लेकर किसानों को मिलने वाली योजनाओं के रिकॉर्ड की छानबीन की है, जिसके बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। बता दें कि पूरे हरियाणा में सीएम कार्यालय की तरफ से मिले आदेशों के बाद ही सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से ये छापेमारी की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं पर अलग अलग जगह विभाग कितना काम कर रहा है। लिहाजा अब देखना होगा कि सीएम फ्लाइंग की इस छापेमारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, जींद से सुनील कुमार और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के पौष इलाके में एक मकान से जली हुई हालत में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो कि सेक्टर 15 में सफाई का काम करता था। वहीं आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक बीती रात युवक का उसके जीजा के साथ विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवक के जीजा पर हत्या का शक भी जाहिर किया है। अंबाला के 2 युवकों पर ट्रेन में हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये हमला लूट के इरादे से किया गया और उसके बाद हमलावर तेज धार हथियारों से हमला कर मौके से फरार हो गए। वहीं बीच बचाव करने आए युवक पर भी हमला किए जाने की खबर है, जिसमें तीनों ही युवक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। रात घटना बारे सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस समय ड्यूटी अफसर हमारे राज सिंह सब इंस्पेक्टर थे, उनको आरपीएफ के साथ मौके पर रवाना किया गया था। फिर वो पता लगा भी बराड़ा स्टेशन पे उसको जिसका चोट वगैरह लगी है उसको उतारा था गाड़ी से। फिर उसको बुलाना ले गए, वहाँ जाते रहे, वहाँ से वो अम्बाड़ा कैंट रेफर हुआ। फिर आईओ बयान लेने के लिए अम्बाड़ा कैंट आया। अम्बाड़ा कैंट पता लगा वो पीजीआई का 32 का रेफर हो गया। अब हमारा आईओ 32 में बयान लेने का हुआ है, जैसे ही उसके बयान होगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। किसी 2-3 बंदों ने मिल के कहा उसके साथ हाथापाई कोशिश करी, उससे सामान छीनने की कोशिश करी, ये पता सुनने में आया है। लेकिन अभी तक इतना उसके पूर्ण रूप से बयान नहीं होते, इतना सच्चाई का कुछ पता नहीं लग सकता क्या बात हुई है। किसी नहीं ये सर इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, अभी उसके बयान ही नहीं हुए ना, उसके मजरूब के बराड़ा स्टेशन पे उतारा है उसको।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ पहुंचकर समीक्षा मीटिंग की है। वहीं मीटिंग के बाद बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट अच्छा रहने वाला है और हर वर्ग के हित में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई मुद्दों और प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा भी की है। तो 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। वहीं बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं। बजट से पहले किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बजट उनके हित में आने की गुहार भी लगाई है। उम्मीदें यही हैं जी, हम सेंट्रल सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार के बारे में सोचो। जिम्मेदार मरिया पड़ा जी, इस टाइम हाल ताकि देखो खेतों के अंदर क्या है। जिम्मेदार की बीज पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तेल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए और नहरी पानी होना चाहिए जी परमानेंट। अब तक नहरी पानी नहीं जी आया। जीरी लुआई का टाइम जा रहा है जी, अब से पहले अब आप ला लो तो इससे 25 तारीख के बाद जीरी निसर्दी होनी है जी। उसके बाद जीरी नहीं लगेगी जी। जितने खेत खाली रह गए खाली हो रह जाएंगे जी। कुछ परमात्मा ने मार रखे जी, कुछ गवर्नमेंट ने मार रखे हैं। गवर्नमेंट से यह उम्मीद करेंगे कि हमारा कर्जा मुक्ति हो। मानो तेल सब्सिडी पर मिला जी, मानो बीज सब्सिडी पर मिला, मानो मशीनरी सब्सिडी पर मिला जी। जैसे सुपर सीडर हो गया जी, जीरी लाने की मशीना होगी जी, ये सारी की सारी सब्सिडी पे मिलनी चाहिए। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।